उसकी वजह ये है क्योंकि अगर इसके फंक्शन डिक्रीज हो जाए, सेल डिवाइड नहीं होगा, सही, हम नहीं कहेंगे कि आप ये कैंसर है, सही, क्योंकि कैंसर के लिए जो मैलिग्नेंट कैंसर होते हैं उसके लिए वो 7-8 कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होंगे, तब हम कहेंगे कि अब ये कैंसर है, सही। इसकी मिसाल उसकी ले लो कि एक स्टूडेंट है, वो न यूनिफॉर्म में आता है, ना क्लास के लिए आता है, ना असाइनमेंट के लिए आता है, फिर हम उसको स्टूडेंट नहीं मानते हैं कि ये तो स्टूडेंट नहीं है, ये तो बदमाश है, सही। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ अब ये रियल कैंसर सेल है, सही। हम ये बात करेंगे इस क्लास के अंदर के एक ग्रोथ स्टिमुलेटरी जो फैक्टर होते हैं इस जीन्स के अंदर ऐसे क्या अल्टरेशन आ जाती है, वो 4 रीजन हम पढ़ेंगे कि इस पॉइंट के अंदर अगर एबनॉर्मलिटीज आ गई तो सेल की ग्रोथ इंक्रीज होगी, सही। इसके अलावा एक्टिविटी ऑफ गैप 1 फेज जो कि नॉर्मल होता है, सही। आपके नॉर्मल G1 फेज के अंदर, जिसको हम गैप 1 फेज कहते हैं या ग्रोथ 1 फेज कहते हैं, इसके अंदर नॉर्मली कौन सी एक्टिविटी होती है, सही। ये कंप्लीट सेल है, इसको हम कहते हैं कि नॉर्मल सेल है। इसका सेल मेम्ब्रेन है जो कि डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, सही। फास्फोलिपिड और चीज़ों से बना होता है, फंक्शन तो सबको पता है ना इसका, सही। मैसेज ट्रांसफर करना, इसके अलावा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, कुछ एंटीजन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, हमारे ब्लड ग्रुपिंग कौन से वो डिफरेंशिएट करना, वो भी सेल मेम्ब्रेन का काम है, सही। कम्युनिकेशन, इम्यून सिस्टम, सेल के मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, इंटरनल ऑर्गेनेल्स की प्रोटेक्शन करना, ये इसका फंक्शन होता है। फिर हमें पता है कि सेल के अंदर नीचे न्यूक्लियस होगा, सही, सेंटर के अंदर, और उसके अंदर क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम के अंदर जीन और डीएनए के अंदर जीन, ये चीजें प्रेजेंट होंगी, सही। फॉर एग्जांपल ये एक जीन है, सही, जिसको हम कहते हैं प्रोटोऑन्कोजीन, सही, जो नॉर्मल होता है, लेकिन अब इसके अंदर म्यूटेशन आ गई, सही, हम इसका नाम चेंज कर देंगे, दिस इज ऑन्कोजीन, सही। नंबर 1 अच्छा, नॉर्मली इसके अंदर क्या होता है जब सेल डिवाइड होता है, सही। जब सेल डिवाइड के लिए नॉर्मल की बात करते हैं, फिर हम इस वाले ऑब्जेक्टिव पे आ जाएंगे। मैं आपको बोलूंगी कि इस पॉइंट के अंदर ये वाले अल्टरेशन आ गई, सही, तो इसलिए इसके ग्रोथ इंक्रीज हो गया। नॉर्मली जब सेल को डिवाइड होना है, इससे पहले जो सेल होते हैं उस वाले स्टेज को हम क्या कहते हैं, गैप 0 पीएस, जब सेल बिल्कुल रेस्टिंग में होती है, सही। जब न्यूक्लियस के कंट्रोल से उसके ऑर्गेनेल्स आउट हो जाए, अकॉर्डिंग टू करंट लॉज इन थ्योरी, सेल बिगिन टू डिवाइड, ये वाला जीन स्टिमुलेट हो जाता है, सही, ये वाला, सही। इसको हम कहते हैं प्रोटोऑन्कोजीन, नॉर्मल जीन है ये, या हम इसको कहते हैं ग्रोथ स्टिमुलेटरी जीन, सही। ये प्रोटीन रिलीज करते हैं और वो प्रोटीन सेल के मेम्ब्रेन के बाहर आ जाते हैं, सही। फॉर एग्जांपल ये वाले वो प्रोटीन है, वो भी तो उसका नाम भी पता है मूवी, जी सर, इसका नाम क्या होगा, ग्रोथ फैक्टर, वेरी गुड, ये ग्रोथ फैक्टर है। जब सबसे पहले जब ये एक्टिविटी ये वाला स्टिमुलेट हो जाता है, ये प्रोटोऑन्कोजीन ये क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, वो प्रोटीन से मेम्ब्रेन के आउटवर्ड आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, सही। सेकंड, ये प्रोटोऑन्कोजीन मैंने पहले भी बात की थी, ये एक जीन नहीं है, सीरीज, यहाँ पे ये फैमिली है पूरी, सही। मीनवाइल दूसरा जीन एक्टिवेट हो जाता है, सही, वो भी प्रोटोऑन्कोजीन है। जीन नंबर 2, सही, जब वो वाले जीन स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो ऐसे प्रोटीन बनाते हैं कि वो प्रोटीन डायरेक्ट आ जाते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे वो फ्यूज हो जाते हैं, सही। जब सेल के अंदर ऐसे प्रोटीनों के वो सेल के अंदर भी हो और बाहर भी हो, उसको हम कहते हैं दिस इज ट्रांससेलुलर प्रोटीन, हर जीन अलग अलग, जी, हर एक जीन अलग अलग, सही, सारे का एक नाम होगा, सही। ये तो पूरी फैमिली है एक, लेकिन इसके अंदर भी सब टाइप्स है, हम उस टाइप्स पे नहीं जाएंगे। आप सिर्फ इतना याद कर लो कि प्रोटोऑन्कोजीन जब एक जीन एक्टिवेट हो जाता है, जीपीसीआर जी और जी
EGF वो दूसरा वाला है, उसकी हम नेक्स्ट में बात करेंगे। इतना अगर आपको याद ना हो, इतना भी आप याद कर लो ना तो आपके लिए बहुत है। जी सर। सही, इतनी डीप में भी अगर आप याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप डिटेल से पढ़ें। सबसे पहले जो जीन एक्टिवेट हो जाते हैं वो ग्रोथ फैक्टर प्रोटीन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर, वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर आ जाते हैं। ये तो क्लियर है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। जब भी हम जीन नंबर 1 को एक्टिवेट करेंगे, सही स्टिमुलेट करेंगे, ये दोनों एक टाइम पे ग्रोथ कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले ये वाला जीन एक्टिवेट होगा। ये जीन एक्टिवेट हो जाता है, ये प्रोटीन बना देता है। सही, इसने प्रोटीन बना दिए, उसी टाइम ये दूसरा जीन भी एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद इसने प्रोटीन बना दिया, वहाँ भिजवा दिए, ये दूसरा जीन एक्टिवेट हो जाती है। ऐसे प्रोटीन बनाते, वो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन पे फ्यूज हो जाते हैं। इसका काम बस प्रोटीन बनाना है। हाँ, इस जीन का काम होता है प्रोटीन बनाना। उस प्रोटीन को हम कहते हैं दिस इज ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ मतलब ये सर ग्रोथ फैक्टर जीन्स के लिए जो है कोडिंग करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। वो पूरा प्रोसेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हम वो वाला नहीं पढ़ते। सिंपल ये याद कर लो कि ये वाला जीन जब स्टिमुलेट होता है, ये प्रोटीन बनाते हैं, उस प्रोटीन को हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर, और वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर आ जाते हैं। सही, अगर उतने डिटेल में जाएंगे ना तो ऊपर से जाएंगे, फिर समझ नहीं आएगा। इतना भी अगर याद कर लेते हो ना तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। जब ये दूसरा जीन एक्टिवेट हो जाते हैं, ये हम कहेंगे कि ये प्रोटीन बनाते हैं, और वो प्रोटीन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाते हैं। सही, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मतलब इसको जाते हाँ, आधे अंदर आधे बाहर। सही, Yes, sir. इस तरह फ्लूइड होता है ना, इनको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर। सही, एक्स्ट्रा सेलुलर एक और भी होता है ट्रांससेलुलर फ्लूइड। सेल मेम्ब्रेन के दरमियान। हाँ, सही, उसकी मिसाल लेकिन वहाँ पे तो हम लोगों ने इस तरह का कुछ खास नहीं पढ़ा है। वहाँ पे तो हम लोगों ने कुछ इस तरह का खास नहीं पढ़ा है। सही। हम लोग कहते हैं फिर मैं पढ़ा दूंगा, जब भी कोई ऐसी वो आएगा ना तो मैं नॉर्मल फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर हम पढ़ लेंगे। सही, वैसे मिसाल अगर याद रखना है तो याद कर लो कि CSF फ्लूइड ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है। सही, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। सही, फिर उसकी हम बात कर लेंगे। दूसरी बात, जब दूसरे जीन एक्टिवेट हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, ऐसे प्रोटीन बनाते हैं, वो सेल के बाहर नहीं जाते हैं कंप्लीटली, वो सेल मेम्ब्रेन के इन बिटवीन फ्यूज हो जाते हैं, आधे अंदर आधे बाहर। तो हम उसको कहते हैं दिस इज ट्रांससेलुलर प्रोटीन। सही, और उसका नाम क्या है इस वाले प्रोटीन का? चैनल प्रोटीन। हाँ, हम कह सकते हैं, नहीं, इस वाले प्रोटीन का जो जीन नंबर 2 रिसेप्टर, कौन से रिसेप्टर? ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। वेरी गुड, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। इसका ओरिजिनल नाम ये है, इसको हम चैनल भी कह सकते हैं, इसको हम रिसेप्टर भी कह सकते हैं, इसको हम ट्रांससेलुलर प्रोटीन भी कह सकते हैं। ओरिजिनल नाम इसका होगा ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। जब जैसे जीन 1 के जो प्रोटीन है, जो ग्रोथ फैक्टर है, ये इसके साथ कंबाइन। हाँ, अब मैं बता देता हूँ। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, क्लियर है यहाँ तक? सर इसको ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर क्यों कहते वो हैं? इसलिए कहते हैं, अब मैं उस सवाल पे आता हूँ। पहले वाले जीन ने ग्रोथ फैक्टर बनाया है, प्रोटीन बनाया है, सही, उसको वापस सेल के अंदर आने के लिए या एक्टिविटी के लिए कोई रिसेप्टर तो चाहिए ना। क्लियर? सर अगर वापस आते हैं तो फिर बाहर क्यों आए? उसकी वजह ये होती है कि ये पूरा, अच्छा, ये अगर यहाँ पे रहे, सही है, ये वाले प्रोटीन हमारे किसी काम के नहीं है, अपन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बाहर ये कौन सा फंक्शन? अब मैं बता देता हूँ ना, ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाते हैं, मींस वाइज दूसरा जीन आ जाता है। सही, ये दूसरा जीन, इसका मेन काम क्या होता है, इस ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ जब ये अटैच हो जाते हैं, और अब ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे आया, सही, अब इसको स्टिमुलेट कर देगा। अगर ये ग्रोथ फैक्टर अंदर ही है तो ये वाला रिसेप्टर स्टिमुलेट ही नहीं होगा। स्टिमुलेट हुआ तो फिर अब स्टिमुलेट हो गया। सही, अब ये हमारे जो इसका रियल फंक्शन है, जिस पर्पस के लिए सेल ने जीन ने इसको बनाए, अब वो वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा ये। अगर इसको ग्रोथ फैक्टर नहीं मिलेंगे तो इसका फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, हम कहेंगे कि इसका फंक्शन ही अल्टर हो गए। फिर इसका फंक्शन क्या होगा? अब इसका फंक्शन क्या है वो मैं बता देता हूँ। इस प्रोटीन की क्वालिटी ये होती है कि इसके वन प्रोटीन होता है, प्योर प्रोटीन होता है, और जो अंदर वाला साइड होते हैं वो एंजाइमेटिकली हम उसको कहते हैं कि दिस इज टायरोसिन काइनेज रेसिड्यू। हम कहते हैं कि ये टायरोसिन काइनेज से बना होता है, ये एंजाइम है, सिर्फ इतना याद कर लो।
ये वाला हिस्सा प्रोटीन बाहर वाला, और इनर वाला साइड इसको हम कहते हैं सर इसका काम स्पेसिफिक होगा। हाँ बिल्कुल टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज इसके साथ फास्फेट का अटैच हो जाता है। हाँ सही नोमान। जी जी सर। ग्रोथ फैक्टर जो पहले वाले जीन्स ने बनाए वो आएंगे इसके साथ अटैच हो जाएंगे, क्योंकि रिसेप्टर उसके लिए बने इसलिए इसका नाम है ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। जब उसके साथ वो ग्रोथ फैक्टर या प्रोटीन अटैच हो जाते हैं ये स्टिमुलेट हो जाता है। सही, जब ये जीन स्टिमुलेट हो जाते हैं जो इसका इनर वाला एंजाइम वाला साइड है जिसको हम कहते हैं टायरोसिन काइनेज, वो क्या करता है फास्फोराइलेशन कर देता है। सही, व्हाट इज फास्फोराइलेशन? एडिशन ऑफ व्हाट इज फास्फोराइलेशन? किस किस को पता है? हाथ ऊपर करे बताए तो कोई भी नहीं 100% श्योर नहीं है लेकिन बताइए। हाँ इंसाफ है। फास्फोराइलेशन भूल गए? हाँ स्माइल माजिद Addition of protein. एडिशन ऑफ Protein. रॉन्ग। Phosphate. वेरी गुड, एक्सीलेंट। एडिशन ऑफ फास्फेट। Yes. क्लियर? फास्फोराइलेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम Addition of phosphate. किसी भी प्रोटीन के साथ किसी चीज के साथ फास्फेट को ऐड कर देते हैं, हम उसको कहते हैं दिस इज फास्फोराइलेशन। जब ये वाला ग्रोथ फैक्टर इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब इसका काम ये क्या करते हैं, ये फास्फोराइलेशन कर रहा होता है नियर बाय प्रोटीन की। सर ये टायरोसिन काइनेज सर, ये नियर बाय शुरू करता है जी ये टायरोसिन काइनेज ये फास्फोराइलेशन स्टार्ट करता है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस ये प्रोटीन है बाहर वाला जो हिस्सा है उसका काम होता है इस वाले ग्रोथ फैक्टर के लिए उसको रिसीव करना। जब वो रिसीव कर देते हैं तो इनर वाला साइड जो एंजाइम वाला है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं दिस इज काइनेज। काइनेज वर्ड जहां जिस एंजाइम के साथ आ जाए उसका काम होता है फास्फोराइलेशन करवाना कहीं पर भी सेल के अंदर। सही, तो इसका इनर वाला जो हिस्सा होता है वो एंजाइम है। सही, तो हम कहते हैं टायरोसिन काइनेज एंजाइम, लेकिन ये कंप्लीटली प्रोटीन होता है, इसका काम इस जैसा होता है एंजाइम की तरह, तो इसको नाम भी दिया है कि ये टायरोसिन काइनेज है। ये फास्फेट का एडिशन किस चीज से करवाएगा? किससे एडीपी के साथ या ये फास्फेट किस चीज के साथ? प्रोटीन के साथ, प्रोटीन के साथ। कौन से प्रोटीन? नियर बाय यहाँ पे स्ट्रक्चर सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन होंगे, सही, नियर बाय यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोटीन प्रेजेंट तो होगा। इसका पर्पस क्या होगा? अब सर ये ग्रोथ ग्लूकोज से भी तो सर ये फास्फेट ऐड कर देते हैं। सही, वो तो अलग ग्लूकोज प्रोसेस मान फास्फेट सही सर। कम वो एक फिर वो ATP है, ग्लाइकोलाइसिस वो वाला जो पूरा पाथवे है यहाँ क्रिप्स साइकिल है तो उसके अंदर ऐसा होता है। वो थोड़ा साइकिल है सर वो सही। सर ये जब ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ आके आगे एंटर हो रहा है तो ये फास्फोराइलेशन क्या है, फास्फेट इसी के साथ ग्रोथ फैक्टर के साथ अटैच नहीं होता नहीं इस वाले के साथ यस नहीं, इसके साथ अटैच नहीं होता है, ये सिर्फ इसको स्टिमुलेट कर देते हैं। जब ये स्टिमुलेट हो जाते इसमें हैं ये बिल्कुल सेल के अंदर जाता भी नहीं है, नहीं, ये नहीं जाता है। इस जैसे ये स्टिमुलेट कर देते हैं ये पीछे हो जाता है। इसका काम होता है जैसे चाबी होती है ना, सही, हम उस ताला खोल देते हैं ना, फिर हम चाबी निकाल देते हैं, अंदर आ जाते हैं। अब हमें उस चाबी की नीड नहीं है। हम ये बात याद रखना है। सही, वेरी गुड, अच्छा आपने बता दिया। ये वाली इसने जीत को स्टिमुलेट कर दिया, इसका काम अब खत्म हो गया। ये वाला प्रोटीन फास्फोराइलेट नहीं होगा, अब ये हट गया। कैंसर सेल के अंदर हम बात करेंगे, एक काज ये होता है कि ये वाले प्रोटीन हटते नहीं, ये बार बार इस जीन को स्टिमुलेट करते हैं। सही, नॉर्मली क्या होता है कि ये जैसे इस प्रोटीन को एक्टिवेट कर देते हैं ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को, ये हट जाते हैं, इसका काम खत्म हो जाता है। सही, अब जब ग्रोथ फैक्टर इसके साथ मिल गए तो इसने क्या किया, जो इनर वाला साइड है उसने फास्फोराइलेशन स्टार्ट किया नियर बाय प्रोटीन की। इसके पास फास्फेट होता है किसके पास? ये टायरोसिन काइनेज। जी, टायरोसिन काइनेज इसका काम ही यही होता है। सही, अब नियर बाय प्रोटीन है उसके अंदर फास्फेट ऐड हो, फास्फेट पहले से जो मौजूद है जी यहाँ पे मौजूद होगा ना, इसके अंदर नहीं होगा है सर। सही, इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इसका काम होता है उसके साथ उसको ऐड करना, टायरोसिन काइनेज का। क्लियर है यहाँ तक? जब नियर बाय प्रोटीन की ये वाली कंडीशन हो जाती है तो वो क्या करते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स यहाँ से भिजवा देते हैं। सही, एक सिग्नल पहुंच जाते हैं अनदर जीन के पास। जो प्रोटीन होते हैं जी,
सही, जीन नंबर 3 के पास, तीसरे नंबर जीन के पास। अब ये वाला जीन क्या करता है, नहीं सॉरी, इस वाले ग्रोथ फैक्टर ने इसको स्टिमुलेट कर दिया, सही है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दिया। नियर जो अंदर वाला हिस्सा है वो क्या करता है, फास्फोराइलेशन कर देता है। जब सेल के अंदर ऐसे मल्टीपल प्रोटीन फास्फोराइलेट हो जाते हैं तो वो क्या काम करते हैं, इन अदर जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं, उसको हम नाम देंगे जीन नंबर 3। सही, वैसे हम याद करने के लिए कि ये जीन नंबर 3 है, इसके फंक्शन हमें याद है कि ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करना। सेकंड नंबर जीन का काम था उसके लिए रिसेप्टर बनवाना, और उसके साथ जब वो ग्रोथ फैक्टर अटैच हो गए तो उसने क्या किया, उसको स्टिमुलेट कर दिया, सेल के अंदर फास्फोराइलेशन वाला प्रोसेस हो गया। फास्फोराइलेशन जब सेल के अंदर हो जाती है, सही, तो मीनवाइल तीसरे जीन एक्टिवेट हो जाते हैं उस फास्फोराइलेशन की वजह से। सही, वो एक किस्म के प्रोटीन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं दिस इज ट्रांसक्रिप्शनल प्रोटीन। जीन नंबर 3 जी भाई, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन उस जाते हैं किसके पास, जिस प्रोटीन को इस ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ने फास्फोराइलेट किया है। सही, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक आया, इसके पास कोई ना कोई मैसेज होगा ना। सही, अब यहाँ से फिर ये ट्रांसक्रिप्शनल प्रोटीन बैकवर्ड रिवर्ट जाते हैं दूसरे किसी और जीन के पास। सही, जीन नंबर 4 क्लियर नहीं है। जब सेल के अंदर ऐसे मल्टीपल प्रोटीन फास्फोराइलेट हो जाएंगे बाय टायरोसिन काइनेज, वो क्या खास करते हैं, जीन नंबर 3 को वो एक्टिवेट कर देता है। सही, जीन नंबर 3 जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं दिस इज ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। वो आ जाते हैं उस वाले फास्फोराइलेट प्रोटीन के पास। सही, जब इसके पास आ जाते हैं तो यहाँ से फिर अनदर मैसेज लेके किसी और जीन के पास जाते हैं। सही, फिर जीन नंबर 3 के पास नहीं जाएगा, जीन नंबर अनदर जीन के पास जाएगा, जीन नंबर 4 हम उसको कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल सिग्नल भेजने का क्या मकसद था और फिर बैकवर्ड आने का क्या देखो मकसद? ये पूरा कंप्लीट पाथवे है ना, हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का काम होता है इंट्रासेल्युलर मैसेज पहुंचाना। सही, वो किसके फॉर्म में पहुंचाते हैं, किसी प्रोटीन में। सही, हमारे एक एक बॉडी के एक एक फंक्शन या सेल के स्ट्रक्चर ये जीन्स के अंदर फिक्स होता है। सही, कि इस जीन का काम होता है ये, अगर ये वाला ग्रोथ फैक्टर जिसके हमने बात की कि ये जीन एक्टिवेट होता है, ग्रोथ फैक्टर बनाते हैं, ये मल्टीपल स्टेप में से गुजरता है। सही, हमको 7-8 स्टेप हम उसकी बात नहीं करेंगे। सही, क्या ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फिर ये वाला प्रोसेस, मूवमेंट, वो हम नहीं पढ़ते। यहाँ तक तो याद है, क्लियर है ना। जब फास्फोराइलेशन हो जाती है तो उसके बाद वो फास्फोराइलेशन का अनदर जीन स्टिमुलेशन। सही, और वो जीन एक प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन इसी इसके पास आ जाते हैं। सही, कि हाँ बताओ आपने इस वाले जीन को क्या मैसेज पहुंचाना है। सही, यहाँ से फिर अनदर ट्रांसक्रिप्शन वही सेम प्रोटीन वो मैसेज लेके जीन नंबर 4 के पास पहुंच जाते हैं। सही, और जीन नंबर 4 फिर क्या करते हैं, जब उसको ये वाला मैसेज पहुंच जाते हैं वो इसको ट्रांसलेट कर देते हैं कि मैसेज क्या आया है, तो वो अनदर टाइप्स के प्रोटीन रिलीज करते हैं। सही, वो मुबीन ने परसों उसका नाम लिया था साइकिल वाला प्रोटीन। जी वेरी गुड। ये जीन नंबर 4 क्या रिलीज करते हैं, साइक्लिन। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, जीन नंबर 3 में फास्फोराइलेशन प्रोसेस हो गया, फिर ये फास्फोराइलेशन इन अदर जीन्स को एक्टिवेट कर देता है, हम कहते हैं स्टिमुलेट करते हैं। वो जीन्स क्या करते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शनल प्रोटीन भिजवाते हैं इस वाले के पास, फास्फोराइलेटेड प्रोटीन के पास। सही, इससे मैसेज रिसीव करने के लिए। सही, कि ये ट्रांसक्रिप्शनल प्रोटीन यहाँ पे आ जाते हैं, इस प्रोटीन के पास मिल जाते हैं। फिर इस फास्फोराइलेटेड प्रोटीन ने जीन को मैसेज देना होता है कि कैसे प्रोटीन हमें बना के दे दो। सही, कितनी तादाद में बना दो, तो यहाँ से बैकवर्ड वो जाते इन अदर जीन के पास। ये ट्रांसक्रिप्शनल प्रोटीन सर यहाँ कोई और एक्टिविटीज नहीं होती, डायरेक्ट मल्टीपल एक्टिविटी होती है यहाँ पे, लेकिन उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सही, आपसे इतना याद कर लो। फाइनल प्रोडक्ट्स पे हम लोग देखते हैं जी, फाइनल प्रोडक्ट्स। हाँ, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स पे। सही, कि जीन नंबर 3 एक्टिवेट हो गया, उसने ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर पहुंचा दिए फास्फोराइलेटेड प्रोटीन के पास, वहां से फिर ट्रांसक्रिप्शनल प्रोटीन जाएंगे इन अदर जीन के पास, जीन नंबर 4 के पास, ये उसको ट्रांसलेट कर देंगे कि क्या मैसेज आए,
कौन से प्रोटीन बना दो, कितने तादाद में बना दो। सर सही, प्रोटीन तो बनाने का नॉर्मली मकसद क्या होगा? नॉर्मली ये साइक्लिन बना देता है। सही, अब हम साइक्लिन के वो फंक्शन पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसका फायदा क्या है। सही, अब जीन नंबर 4 जब एक्टिवेट हो जाते हैं वो साइक्लिन प्रोटीन बनाता है। ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बार रिपीट कर देता हूँ। जीन नंबर ये 1 clear है, जीन नंबर 1 एक्टिवेट हो गया, या इसकी मिसाल इसकी ले रहा हूँ मुशर्रफ की, ये जीन नंबर 1 है। इसको जब भी हम तंग करेंगे ये ग्रोथ फैक्टर हार्मोन वो प्रोटीन रिलीज करेंगे, वो क्लास से बाहर जाएंगे। सही, जीन नंबर 2 मुख्तियार। सही, जब भी ये एक्टिवेट हो जाता है ये उसको बुलाते हैं कि आप आ जाओ, आप अंदर आ जाओ। सही, ये उसके लिए दरवाजा खोलेगा। सही, अच्छा, फिर जीन नंबर 3 बल्कि इस पे आ जाए। अब मुख्तियार यहाँ पे खड़ा है, मुबीन बाहर खड़ा है, उसको अंदर बुलाया या उससे बात कर रहा है। सही, तो हम कहेंगे कि ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर वो है और ग्रोथ फैक्टर मुबीन ये इसके साथ अटैच हो गए, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सही, अब मुबीन ने कहा कि मुझे अंदर नहीं आना है, मैंने ये मैसेज आपको पहुंचाना है कि ये जो अंदर लोग बैठे हुए हैं इनको एक थप्पड़ मारो। सही, और मुबीन चला गया मैसेज दे के, उसका काम खत्म हो गया, ग्रोथ फैक्टर का काम खत्म हो गया, उसने अपना मैसेज दे दिया। अब मुख्तियार ने दरवाजा बंद कर दिया, वो तो गुस्से में सर थप्पड़ तो मारेगा सबको। हम कहेंगे कि वो थप्पड़ ऐसे कि ये फास्फेट है, जितने प्रोटीन है जितने लोग हैं उसको एक एक थप्पड़ मार दिया। तो यहाँ पे जितने भी प्रोटीन है क्या करते हैं कि उसके साथ फास्फेट की एडिशन कर देते हैं। सही, फास्फेट की एडिशन कर दिए, अब मुख्तियार का काम खत्म हो गया। सही, अब जितने भी लोगों को उसने थप्पड़ मारे इसने वो भी तो कुछ करेंगे ना, अपना गुस्सा तो कहीं निकालेंगे ना। तो ये फास्फोराइलेटेड प्रोटीन क्या करते हैं, इनदर जीन्स के पास मैसेज पहुंचा देते हैं। सही, कि ये वाला जीन्स आप एक्टिवेट हो जाओ। वो जीन्स क्या करते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शनल प्रोटीन रिलीज करते हैं। सही, और जिसको मुख्तियार ने थप्पड़ मारा है, सही, जिसको हम कहते हैं फास्फोराइलेटेड प्रोटीन, उसके पास पहुंचा देते हैं कि कोई बात नहीं, इसने थप्पड़ मारा है। सही है, आप अपने गुस्से को काबू में रखो। आप भी तो कोई मैसेज किसी और के पास पहुंचाओगे ना कि उसने थप्पड़ मारा था, मैंने इसलिए उसको माफ कर दिया। अब ये जीन नंबर जब ये फास्फोराइलेट हो जाते हैं तो जीन नंबर 3 क्या करते हैं, ये एक मैसेज पहुंचाते हैं इसके पास, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल प्रोटीन, कि आपने फास्फेट को हमसे लिया, क्या मैसेज देना चाह रहे हो। सही, अब ये फिर इनदर जीन को मैसेज पहुंचा देते हैं कि हमने फास्फेट की एडिशन इसलिए की क्योंकि हमें साइक्लिन की जरूरत है। सही, और जीन नंबर 4 फिर क्या करते हैं, साइक्लिन रिलीज करता है। सर ये मैसेज किस सूरत में जाता है? प्रोटीन के फॉर्म में। सर यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन फास्फेट तक आ गया, यहाँ पर इसका क्या फंक्शन हो रहा है? यहाँ पे इससे यहाँ तक मैसेज लेके जाना, सिर्फ यहाँ जीन से नंबर आना और 4 वहाँ पर मैसेज लेके जाना, वहाँ पे मैसेज लेके जाना है। सही, ये तो अब अगर इसके अंदर अल्ट्रेशन है या इसके अंदर ये है कि प्रोटीन हमें कितने तादाद में बना के दो। सही, ये यहाँ से ये डायरेक्ट मैसेज जीन्स को नहीं पहुंचा सकता है। सही, इसलिए ये ट्रांसक्रिप्शनल प्रोटीन भिजवाएंगे इसके पास कि आपने फास्फेट को लिया, बताओ क्यों ली, रीजन क्या है सर। ये इनदर जीन्स को मैसेज पहुंचा देते हैं कि मैंने इसलिए लिया। सही, कि हमें साइक्लिन चाहिए। क्लियर, अब इसको यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ तक क्लियर है नोमान? यस सर, क्लियर। नॉर्मली हमारे सेल्स के अंदर ये वाला जीन्स इनदर टाइप्स ऑफ जीन होता है। सही, इसको जब भी हम स्टिमुलेट करते हैं तो डीएनए के सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर एक जीन प्रेजेंट होता है, उसको जब भी हम स्टिमुलेट करते हैं तो डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। इसका नाम मैं सिर्फ फर्जी बता देता हूँ कि डीएनए सिंथेसिस जीन। ये एंजाइम सिंथेसिस को एक्टिवेट करते हैं ना, स्टिमुलेट होते हैं। क्लियर, अब कैसे स्टिमुलेट, ये हर एक सेल के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होता है, लेकिन इसको स्टिमुलेशन से बचाने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वो उसको स्टिमुलेट होने नहीं देता है। ये हर एक सिंगल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब भी ये स्टिमुलेट होगा ये जीन्स क्या करते हैं, सेल के अंदर डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। अब ये एंजाइम ये रेप्लिकेशन जी सर ये डीएनए की रेप्लिकेशन को एक्टिवेट करते हैं। सही, डीएनए की सिंथेसिस सेल डिवीजन के लिए जरूरी होगी। हाँ, सेल डिवीजन के लिए। अब कल उसमें के अंदर मैंने आप लोगों को इस प्रोटीन का नाम बताया था, Yes. E2F। यस सर,
क्लियर? E2F ये वाला प्रोटीन, ये वो प्रोटीन है जो इस जीन को स्टिमुलेट करता है, सही। ये भी प्रेजेंट होता है हर एक नॉर्मल सेल के अंदर। E2F इसको स्टिमुलेट करता है। हाँ, इसको स्टिमुलेट करता है, सही। और ये तो फिर इस वाले प्रोसेस की क्या जरूरत है अगर ये E2F प्रेजेंट है इसको स्टिमुलेशन के लिए, सही। लेकिन नॉर्मल सेल के अंदर ये E2F हर टाइम इसको स्टिमुलेट नहीं करता है, सही। ये वाला वो जीन है जो कि डीएनए सिंथेसिस कर रहा होता है। ये E2F जीन है कि ये वाले जीन इसके अंदर ये एबिलिटी, इसका काम होता है इसको स्टिमुलेट करना, सही। अब वेरी गुड, एक्सीलेंट। इस E2F प्रोटीन जिसका नॉर्मल फंक्शन होता है इस जीन को एक्टिवेट करना, सही। डीएनए सिंथेसिस जीन को एक्टिवेट करना, डीएनए की कॉपी फिर बनेगी, सही। इसको इनएक्टिव रखा होता है किसने? इस वाले प्रोटीन ने, सही। इसको हम कहते हैं आरबी प्रोटीन। ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का एक वो क्या कर रहा था कि वो रेटिनोब्लास्टोमा एक बीमारी थी, उस पर वो रिसर्च कर रहा था, सही। उसके बारे में पढ़ रहा था या स्टडी कर रहा था, तो उसने ये प्रोटीन डिस्कवर की, सही। तो इसने उस प्रोटीन के अंदर ये भी बात की कि ये सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इस E2F प्रोटीन को इनएक्टिव रख देते हैं, इसलिए उसने इसको नाम दिया। अगर ये आरबी प्रोटीन यहाँ पे आ जाए या आरबी वर्ड्स मेडिकल में आ जाए, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर, तो इसको हम कहते हैं रेटिनोब्लास्टोमा, सही। अब ये आरबी प्रोटीन हमेशा क्या करते हैं, इस E2F जीन को इनएक्टिव रख देता है, यानी हाँ, सही। E2F इसको एक्टिवेट करता है, लेकिन E2F को इसने घेर के रखा होता है भाई, जब हम बोलेंगे तब आप एक्टिवेट करते हैं, वैसे नहीं करते। फास्फोराइलेशन ओके। हाँ, ये इसकी मिसाल ऐसे ले लो, जैसे मूवी का काम है फोटोकॉपी करना, सही। ये फोटोकॉपी कर रहा होता है तो ये डीएनए सिंथेसिस जीन होगा, सही। मैं इसको बोलूंगा तब ये वो कर रहा होगा, लेकिन मेरे मुंह पे किसी ने हाथ रखा हुआ है, सही। वो मुंह पे किसी ने हाथ रखा हुआ है, उसको उस वाले वो हम कहते हैं दिस इज आरबी प्रोटीन, वो अनदर प्रोटीन है, सही। यहाँ भी 3 जीन इन्वॉल्व होते हैं डीएनए सिंथेसिस के अंदर। सर मैं ये कह सकता हूँ कि मैलिग्नेंट कैंसर के अंदर ये आरबी प्रोटीन जो है E2F को एक्टिव कर देता है। सवाल रिपीट करो कि मैलिग्नेंट कैंसर के दौरान आरबी प्रोटीन E2F प्रोटीन को एक्टिव करता है। बिल्कुल एक्टिव करता है, हाँ। एक काज ये भी हो सकता है, ये सर क्योंकि लेकिन एक्टिव कर सकता है लेकिन एब्नॉर्मली, सही। और वो डीएनए सिंथेसिस को फिर हम कहते हैं दिस इज डीएनए ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस। नॉर्मली क्या होता है कि डीएनए के कितने कॉपी बनेंगे, जितना उसके आइडेंटिकल डाटा बनेंगे, हर एक जीन के कितने कॉपी होती, एक पैटर्नल एक मैटर्नल 2 बनेंगे। लेकिन अगर कैंसर सेल के अंदर लाजिमी नहीं है, उसके अंदर 1 से 10 भी बन सकते, सही। हम और जगह भी चेंज हो जा सकती है। लोकस सुना है? क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, सही। यस सर। सर लोकस क्रोमोसोम ये पर एक जगह होती है जिस पर जीन पड़ी होती है। वेरी गुड, एक्सीलेंट जी मूवी, यही उसने सही बताया। आप बताइए जरा। जहाँ पे सर जीन्स प्रेजेंट हो क्या क्रोमोसोम में, उस जगह को हम लोग क्या लोकाई कहते हैं। सही। ये अंग्रेजी में डिफाइन करना जरा, यही अल्फाज अंग्रेजी में बोलो। When where in chromosome the gene is present, that place will be pronounced called सही, loci. ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। A specific location in chromosome where specific gene present. सिंपल। क्रोमोसोम के अंदर स्पेसिफिक जीन जगह जहाँ पे स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट हो, हम उसको कहते हैं दिस इज लोकस। क्लियर? अब इसके अंदर अगर हम कैंसर सेल की बात करते हैं तो फिर वो लोकस चेंज हो जाते हैं जीन के, सही। हम उसको कहते हैं कि नाउ डीएनए के अंदर जो चेंजेस आ जाती है, जो सिंथेसिस होते हैं, वो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस, यानी वो अपने लोकस को भी चेंज करते हैं। क्वालिटी तो चेंज करते हैं, वो तो म्यूटेशन है, लेकिन साथ में अपने लोकस को भी चेंज करते हैं,
इस स्पेसिफिक जीन का डीएनए से कोई लिंक होता है? जीन और डीएनए में क्या फर्क है? सर जीन के अंदर ही डीएनए होते हैं, सही। लेकिन आपने पहले ये बात की कि ये स्पेसिफिक जीन होते हैं सही और क्रोमोसोम के लोकस में होते हैं। सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डीएनए से अलग होते हैं। क्या चीज? ये जीन जो आपने जीन तो डीएनए के अंदर ही होंगे ना, बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है ना। वही मैं बता रहा हूँ कि आपने कहा कि क्रोमोसोम के अंदर ये लोकस में होते हैं, हाँ डीएनए की बात किसी ने नहीं की, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डीएनए से अलग होते हैं। अलग नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ। सही, अगर हम थोड़ा मजीद अंदर डिप में जाते हैं ना तो हम उस जीन की बात कर रहे होते हैं ना। सही, इसकी मिसाल ऐसे ले लो, प्रोटीन के स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट अगर हम कहें कि वो अमीनो एसिड से बना है, सही, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, बात तो एक है ना। लेकिन पहली वाली बात वो जर्नल है और दूसरी वाली बात थोड़ी सी डिप में है। सही, तो फिर आप ये भी कहना है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हो और आप किसी को बोलते हो मैं एडवांस कॉलेज में हूँ, बात एक ही है ना। फिर हम ये क्यों नहीं कह सकते कि लोकस उस जगह को कहते हैं जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होते हैं? कहते हैं ना, नहीं सर यहाँ पे वो सॉरी जीन्स कहते हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर मल्टीपल जीन प्रेजेंट होते हैं इसलिए। डीएनए को अगर हम लोग देखिए सर, डीएनए दो चीजों से बना है, सिर्फ उससे नहीं बना, प्रोटीन और किससे बना है? जीन से बना है। सही, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन भी सही, हाँ बिल्कुल, हिस्टोन प्रोटीन उसके अंदर होते हैं, हम सिर्फ ये नहीं कहते, लेकिन के उसके लेकिन स्ट्रक्चर यूनिट उसके लिए होते हैं, ऐसी बात नहीं, उसके अंदर दूसरी भी चीजें होंगी। सही, जैसे नहीं सर, हिस्टोन प्रोटीन सर ये मैं नहीं मानता सर, क्या? क्योंकि जीन तो डीएनए के अंदर है। सही। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि लोकस उस जगह को कहते हैं क्रोमोसोम जहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर जीन तो ये जीन मल्टीपल है ना, एक नहीं है। सर मल्टीपल हो। सही, लेकिन इस जीन की आप जगह चेंज करोगे ना क्रोमोसोम के अंदर, उसका फंक्शन भी अल्टर होगा। सर सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि उसने भी बताया, बिल्कुल सही बताया, ये मैंने भी सुना था कि क्रोमोसोम के अंदर वो जगह जहाँ पे जीन होते हैं उसको लोकस कहते हैं। सही, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि वो जगह जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होते हैं? सही, मैं आपको मिसाल दूं, ये एक डीएनए है, सही, इसके अंदर एक जीन ये है, सही है, इसकी जीन नंबर 1 इसकी स्पेसिफिक पॉइंट, इसको मैंने ये वाला पॉइंट दिया कि ये इधर रहेगा, दूसरा जीन ये है, सही है, तीसरा जीन ये, नंबर 4 जीन ये है, और ये कंप्लीट डीएनए है। सही, अब अगर ये वाला जीन अपनी जगह को चेंज कर देते हैं, ये इधर आ जाता है, सही, ये वाला जीन यहाँ से हट किया, उस डीएनए के अंदर ही सही अपना जगह इसने चेंज कर दिया, ठीक, तो अब कहेंगे ना कि ये वाला इसका लोकस है, स्पेसिफिक पॉइंट है इसका, यहाँ पर स्पेसिफिक जगह सही, स्पेसिफिक पॉइंट है सर, लेकिन ये बात डीएनए के अंदर हो रही है। तो हम फिर ये कहेंगे कि लोकस उस जगह को कहते हैं जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट हाँ, होता है। ब्रॉडली हम ये बात कर सकते हैं, सही, लेकिन हम नहीं मजीद सर, नहीं कर specify सकते। करते आप कोई रेशनल बता दो क्यों नहीं कह सकते? डीएनए में आप क्या चीज चेंज करना चाहते हो, कहाँ से कर रहे हैं? DNA जीन को करना होगा ही चाहते नहीं। जी जीन ऑलरेडी डीएनए के अंदर है। सही है, तो तो हम हम फिर डीएनए को नहीं हिलाते ना। हाँ सही, आपको मैंने उस क्लास से उस वाले क्लास में बैठा दिया, Yes, sir. आज इस क्लास में बैठे हो, कल उस वाले क्लास में बैठे हुए थे, सही, तो मैं ये कहूंगा मैंने इसको एडवांस से निकाल दिया। इसका खाली मतलब चेंज नहीं हुआ, सर, सिर्फ कमरा चेंज हो रहा है। सवाल ये सिर्फ ये होता है बस। इसका सवाल है कि सर अगर ये जीन है मतलब सही। तो हम लोग कैसे तो सारे क्लास मतलब ये सारे जीन नहीं, हम कहेंगे कि ना कि रो नंबर फर्स्ट में ये बैठा हुआ है, फर्स्ट रो में ये बैठा हुआ है। लोकेशन 2 का सर साइज मेरा मतलब ये है कि जिस तरह ये डिफिनीशन हो रही है ऐसा नहीं होना चाहिए फिर। नहीं, बिल्कुल ये वो सही है। क्रोमोसोम के अंदर फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन इसमें कोई एक ही चीज है, हम क्या बोलते हैं या प्रोटीन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड होते हैं मतलब जब कोई जो हाँ। डिवीजन है स्टार्ट करना होता है या सही, लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़े से और स्पेसिफाई करते हैं, हम कहते हैं कि ये जीन्स के पास चले जाते हैं और जीन्स के पास ही मैसेज लेकर आ जाते हैं। अगर ब्रॉडली हम बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं हाँ ये क्रोमोसोम का काम है, सही। जो आरबी प्रोटीन है लेकिन इसकी सिंपल मिसाल ले लो, अगर किसी के आइज का कलर चेंज होता है तो हम सिंपल कहते हैं कि इसके क्रोमोसोमल चेंजेस की वजह से आइज का कलर चेंज है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जीन्स है, जीन्स की वजह से उसका कलर ऐसा है, अगर हम मजीद स्पेसिफाई करते हैं, सही, तो इसलिए हम उसको ये कह सकते हैं। हम तो ये भी कहते हैं सर एक कैरेक्टर के लिए 2-3 जीन होते हैं। सही, हाँ, मल्टीपल जीन होते हैं, उसमें जो ज्यादा पावरफुल होते हैं वो वाले सर एक क्रोमोसोम के अंदर कर कितने डीएनए होंगे? बहुत सारे होते हैं। नहीं कितने सर होते कह हैं? रहा है एक क्रोमोसोम के अंदर कितने डीएनए होते हैं? सही। एक डीएनए के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं?
मैंने ऐसा नहीं बताया। ना मैंने ये क्या सर क्लास में पढ़ा एक क्रोमोसोम के अंदर कितने डीएनए होते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है, सर ने बोला कई